नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपको मिलाते हैं किसी एक खास शख्सियत से। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने द वेरी वेल नोन रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ऑफ इंडिया श्री सुरेंद्र कुमार अधाना जी। बहुत स्वागत है आपका मेहमान में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नमस्कार निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू बी हियर एंड टू इंटरेक्ट विद यू ऑन दिस स्पेशल टॉपिक ऑफ पासपोर्ट ऑफिसर्स। थैंक यू। I think in the COVID times, basically it's really important to talk about passports. And passport एक देश की ताकत होती है। और पहले आपसे जानना चाहूँगी about the history of passports, in India. देखिए, पासपोर्ट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। हमारे अर्थशास्त्र में भी पासपोर्ट के बारे में, पासपोर्ट नहीं, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट के बारे में उल्लेख किया गया है। उसमें कहा जाता है कि अध्यक्षशील, वो उसका काम होता था कि किसी भी कंट्री में जो उनके प्रदेश होते थे, परमिट जो होती थी, एक राज्य का दूसरे राज्य में अगर उनको जाना है तो एक परमिट मिलती थी। तो अगर आप हिस्ट्री ट्रेस करना चाहें तो हमारी हिस्ट्री 3 सेंचुरी BC तक जाती है। लेकिन अगर मॉडर्न कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, उसका स्टार्टिंग अगर हम माने तो वो वर्ल्ड वॉर 1 को हमको मानना चाहिए। उससे पहले कोई ऐसा पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। उस टाइम ये माना गया कि सिक्योरिटी कंसिडरेशन की वजह से आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। तो 1914 जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है, उसके टाइम में ये डिसाइड किया गया था कि पासपोर्ट होने अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो 1915 में आता है, उसके अंदर ये प्रावधान दिया गया था कि पासपोर्ट अब इशू होगा। फिर 1920 में इंडिया पासपोर्ट एक्ट, वो एक कानून आता है, उसके तहत बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट इशू हुए थे। एक बात बताएं, यहाँ 1920 में वी वर नॉट अ फ्री नेशन, तो उस टाइम का जो लागू हुआ वो किस तरह वेंट इन प्लेस और वेंट इन सिंक आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? Initially we were British subject, so British used to issue passport for Indians, so they were under like British subject or British protected. So these were the 2 different categories under which the passport were issued. In fact, interestingly, if you Google search, you will find that the Muhammad Ali Jinnah, he was issued a passport which mentioned that he was a British subject. And also, I think जो रानी है ब्रिटेन की, वो केवल एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी भी देश में बिना पासपोर्ट के जा सकती हैं या उनका पासपोर्ट सभी देशों के लिए वैलिड होता है। 1920 में वो एक्ट आया जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि पासपोर्ट इशू होगा वो, और उसमें ये भी प्रावधान था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो इसको एडमिनिस्टर करेगी, इस पर्टिकुलर एक्ट को जी। उसके तहत ये डिसाइड हुआ कि स्टेट्स जो हैं वो उनको डेलीगेट कर दिया गया कि आप पासपोर्ट इशू करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के निर्देश अनुसार। जब इंडिपेंडेंस हो जाता है उसके बाद हमारे पास हम पाते हैं कि 1954 तक हमारे पास वो ही सेम फॉर्मुलेशन चलती आई थी। 54 में पहली बार 5 पासपोर्ट ऑफिसेज इंडिया में बने थे जी। तो वो 5 पासपोर्ट ऑफिसेज हमारे कौन कौन से थे? दिल्ली उनमें से था, मुंबई था, उसमें से कोलकाता था, चेन्नई था और नागपुर। तो दिल्ली आप मानेंगे कि वो उन 5 पहले पासपोर्ट ऑफिसेज में से है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसके नीचे एक RPO भी आता है। तो वो एक स्ट्रक्चर फिर ऐसा क्रिएट किया गया 1959 में जी, जिसको हम आज बोलते हैं सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है। उसके एक सेपरेट कार्डर है इसका, जिसमें करीब 2700 एम्प्लॉयज़ हैं। उनका काम केवल पासपोर्ट इशुएंस ही है और ये ऑफिस पैन इंडिया है। ये जो नेटवर्क है इसमें, इसका जो हेड होता है वो एक सीनियर ऑफिसर होता है हमारा, जिसको हम चीफ पासपोर्ट ऑफिसर भी बोलते हैं जी। जो दिल्ली के पटियाला एनेक्सी में, पटियाला हाउस एनेक्सी में उनका ऑफिस है, जिसको हम बोलते हैं PSP डिवीजन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है। वो जो ऑफिस है वो अपने इन नेटवर्क में, जिनको हम बोलते हैं पासपोर्ट ऑफिसेज, तो हमारे इंडिया में इस टाइम 36 पासपोर्ट ऑफिसेज हैं। उन पासपोर्ट ऑफिस के अंदर एक अलग स्ट्रक्चर चलता है। उसमें क्या है कि हम पासपोर्ट सेवा केंद्र बना रखे हैं और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भी है। तो हमारे आज की डेट में हमारे पास 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र है और 426 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा। पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र में आप ज़्यादातर रूरल एरियाज वगैरह देखते हैं या उसमें
हाँ, हम और आप जैसे लोग भी जाके पासपोर्ट के लिए बात कर सकते हैं। जनरली टारगेट ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी सीट है हाँ हाँ पार्लियामेंट्री, उसमें एक पासपोर्ट ऑफिस का एक टारगेट है। ओके तो ये बहुत अच्छा होता है कि जहाँ से आप के सबसे नज़दीक हो, Proximity हो। हाँ, तो आपकी डिस्टेंस भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा, और इट इज़ मच कन्वीनियंट टू द एप्लीकेंट। तो द होल आइडिया इज टू रीच आउट टू एप्लीकेंट रादर देन फोर्सिंग एप्लीकेंट टू कम ऑल द वे टू योर ऑफिस। तो उसके ही अंदर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड विच इज़ वर्किंग क्वाइट इफेक्टिवली। अब आप हमें बताएं कि ये जो कलर्ड पासपोर्ट्स आपने रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसमें जो ये है, आई थिंक दिस इज द diplomatic passport if I'm not wrong. Absolutely the correct. maroon one. Absolutely So what is this for? देखिए, ये ब्लू पासपोर्ट है जो आपके पास, रिश्तेदारों के पास मेनली सबके पास ये जनरली मिलता है, Yes. क्योंकि ये मेन आपके आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा हमारे पास दो और डॉक्यूमेंट आते हैं, एक वाइट पासपोर्ट और एक मरून पासपोर्ट जो आपके हाथ में है। जी, जी। तो ये थर्ड डॉक्यूमेंट है। जी ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एक दूसरी डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं CPV। तो जितने भी ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये केवल वही डिवीजन इशू करती है। और जो सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था, जिसकी हायरार्की स्ट्रक्चर जो था, जिसका पैन इंडिया नेटवर्क है, वो प्रीडोमिनेंटली आपको ब्लू पासपोर्ट इशू करता है। what is a service passport, what is a public passport, and what is a the way if I am working for the government of India and I need to go abroad, I am in the MEA, I am an ambassador somewhere, so for that I think you need the diplomatic one, but can you explain the difference amongst these? So first let me go to diplomatic because it is the easiest. So diplomatic passport is issued to constitutional position holders, so like Ambassadors, presidents, vice president, and all those constitutional positions, leader of opposition, speaker, even cabinet ministers. yes, member of parliament, including if you go back to even further down to state legislative assembly members and all those. So that is for All diplomatic. CMs, governors, everything. Yes, for diplomatic passport goes to them. So this is one constitutional set of people. जी, जी, जी. Second is government official. Correct. So any government official who is joint secretary in the government of India and above, they are issued by their position the diplomatic passport. The maroon one. Yes, the maroon correct. one. So this is a fundamental distinction. Now coming to the white passport. So all those government officials who are below the rank of joint secretary, they are issued official passport, and official passport is issued only for a particular assignment. So suppose tomorrow if a government official, say under secretary in the ministry of ABC, he wants to travel to abroad, so he will approach his ministry requesting for an administrative approval. Based on that administrative approval, then the paper will go to CPV division of the Ministry of External Affairs, and they are the one who issues official passport. Then in case if you desire to obtain an ordinary passport, because official passport is only for a particular Time. official work, हाँ, यार टाइम पीरियड मतलब 1 साल 2 साल, for assignment. मान लो कोई अर्जेंटीना गया पोस्टिंग पे, हाँ. तो उसको मिल जाएगा. हाँ. तो अगर इतना लंबा असाइनमेंट है आपका, तो आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलेगा. लेकिन शॉर्ट ट्रिप है, आपको 2 महीने की, 2 हफ्ते हाँ, की, कोई ट्रेनिंग के लिए आपको जाना है, हाँ. तो उसके केस में आपको ऑफिशियल पासपोर्ट होगा. लेकिन इन बिटवीन आपने सोचा कि मेरे पास ऑफिशियल पासपोर्ट तो है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमना है. ट्रिप में भी जाना है. हाँ. तो उसके केस में आप क्या करेंगे? तो उसके केस में आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट यूज करेंगे, जो ब्लू आपके पास ये वाला पासपोर्ट है. तो आप एक टाइम पे, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड लंदन गए तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी बुलाना है, ऐसे ही होता है ना. बिल्कुल. तो फिर सबके साथ ऐसे ही होता है. तो अगर ऐसा है तो फिर उस टाइम पे हमें ब्लू वाला भी यूज करना है, और जो हमारा तो डिस्टिंक्शन क्या रहेगा इन दोनों के केस में, जी, कि आपको 2 केसेस हैं. या तो आप अपना ऑफिशियल पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आप कंसर्न मिनिस्ट्री को हाँ, वहाँ उनके पास सरेंडर कर दीजिए, या अपने ऑफिस में सेफ कस्टडी में आप उसको रख लीजिए कि ये पासपोर्ट मैं इशू नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा. उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर फिर आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं. जी, तो आपका वो जो पासपोर्ट है वो सस्पेंशन में रहेगा, जी, और आपके उस पासपोर्ट के अगेंस्ट एक आपको ऑर्डिनरी पासपोर्ट मिल जाएगा, और फिर आप एक एज एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल आराम से ट्रेवल कर सकते मतलब यू आर ट्राइंग टू से दैट इफ आई नीड टू गो अब्रॉड,
or somebody else needs to go abroad, they can carry these two passports with this kind of legitimate reason. Generally only one passport is carried. You cannot carry both the passport. Then you take a special clearance from No, them. in case if you want to carry a second passport, suppose if your official passport bears say a visa stamp Yeah. or diplomatic passport, and you want to use your ordinary passport too. So what you will require, you will go to the in Delhi, the CPV division, they will cancel your passport. They will say that we have issued a surrender certificate to you, that you have surrendered your diplomatic passport. Then you will go to the concerned passport office, which is in Bikaji Kama, and there we will cancel your diplomatic or the official passport, but with an endorsement that any visa, if there, shall remain valid. So based on that visa and the passport booklet, you can use your ordinary passport and travel outside. Can you explain the basic difference, Surendraji, between a visa and a passport? Because sometimes people get very confused. Ki when is the time to use a visa and when is the time not to use it? Passport is the travel document. Now, when I say travel document, this document carries your identity, that you are a national of this country, you were born at so and so place, your date of birth is so and so, and it carries other security features also. So the booklet that you carry with you is your identity, and it gives you an access to travel outside and enter into India. Now, when we say it's a visa, so visa is an approval of the country where you are going. So they may refuse you a visa, means they don't want you to enter under that particular category. So you suppose, for instance, if you want to go to US, so the passport will be issued to an Indian national by us, and visa will be issued to an Indian national by the US embassy here or any other place. So this is the fundamental. So one is an approval to enter into their country, and another is an approval to allow you to travel based on that travel document. So the travel document is passport. Indian passport is prevalent, and it can be used to see or to go to 49 countries, if I am not wrong. So, but the American passport, people used to think it's at number 1 position. It is not. It is the German passport that allows you to visit 159 countries. Magar yahan, Surinder ji, please tell us if these 49 countries which I am telling you is the right amount, because nobody knew that our passport is valid in so many countries. See, these figures, they keep changing, because the countries, each country, they have got their own regulations. Recently, Germany had imposed restrictions on Indians due to the COVID situation, and they have now, in the recent past, they have again taken away that restriction. So the number that was there, say yesterday or day before yesterday, may change next week or maybe a month. So we should not read too much into which country allow us and where there are certain restrictions, because ये yellow वाला बड़ा interesting है, Surinder ji. If you can just pick it up. I think this is for refugees. See, so this is a special category of people who do not have a country. I think it's important to talk about such people, और उनको कितना दुख होता होगा. मतलब आपकी, हम कितने लकी हैं कि हम एक देश में हैं, उसकी नेशनैलिटी है, उसका पासपोर्ट है हमारे पास. I feel sad for people who don't have one. So why is this given? So देखिए, this document is called certificate of identity or identity certificate. This is issued to people who are either stateless or whose country is not being represented in our country. So if they do not have any embassy here. So under such circumstances, this particular document is being issued to such applicants. Changes in passport. That's a very relevant point. किसी की डेट ऑफ बर्थ में चेंज होती है, अगर शादी होती है तो अपने हस्बैंड का नाम उसका आधार कार्ड में है और दूसरी जगह पे उसका अपना नाम है. मान लीजिए कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, जैसे रजनी टीएस उसने लिखा है बैंक अकाउंट में और उसके आधार में रजनी उमेश लिखा है, तो फिर ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे आप, किसकी गलती मानेंगे? और इन लोगों को बहुत परेशानी होती है कि गेजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़े या इस तरह की कोई चीज़ करनी पड़े टू करेक्ट दिस एनोमली विच इज़ एक्चुअली नॉट देयर फॉल्ट. तो ऐसी गलतियां क्या जल्दी से रेक्टिफाई हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये. इट्स वेरी पर्टिनेंट टू लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, पर्टिकुलरली जहाँ नाम चेंज केवल मैं सरनेम की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम की मैं बात नहीं कर रहा. कुछ लोग वास्तु और उसके साथ भी नाम बदलते हैं, न्यूमरोलॉजी. तो अगर मैरिज
हाँ। रीमैरिज और डिवोर्स, ये 3 कैटेगरी की वजह से अगर कोई एप्लीकेंट अपना सरनेम चेंज करे, तो जैसे आपने बोला कि रजनी TR, अगर वो से रजनी उमेश शादी की वजह से करना चाहती हैं तो उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये सेल्फ डिक्लेरेशन कि मेरा ये नेम था, अब मैं ये नेम करना चाहती हूँ, वो आराम से ये चेंजेस हो सकते हैं। ये सब अब रीजनल शुरू हो गए। पहले हमें ये सुनने में आता था कि नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, तो आधे से ज़्यादा लोग उसमें पढ़ते ही नहीं, यू नो। सो एंड सिमिलरली इन DOB कई बार चेंजेस हो जाते हैं। नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज दे डोंट डू इट ऑनलाइन, व्हेयरएज इन योर सेवा देयर इज अ ऑनलाइन वे आल्सो ऑफ करेक्शन टू सिंप्लीफाई इट फॉर मेनी पीपल। सो डू यू हैव टू गो थ्रू टू एजेंट और कैन यू डू इट योरसेल्फ? देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसे हम नेम चेंज के ऊपर कह रहे थे, तो वो केवल मैरिज, रीमैरिज और डिवोर्स केसेस का है वो। लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट अपना नाम इन 3 कैटेगरी के बियॉन्ड चेंज कराना चाहता है, तो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आप 2 न्यूज़पेपर में अपना पब्लिश करें कि ये मेरा पहले नेम था और ये मेरा अब नया नेम हो गया है। सेकेंडली, आपके कोई भी 2 पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसमें वो चेंज इफेक्ट हुआ है कि कल मेरा ये नाम था, आफ्टर एडवर्टीजमेंट दिस इज गोइंग टू, डॉक्यूमेंट्स आधार भी हो सकते हैं, बैंक भी, आधार हो सकता है, आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, बैंक भी हो सकती है, वोटर ID भी हो सकता है, वट एवर पब्लिक डॉक्यूमेंट, देयर इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आप उसके अगर न्यूज़पेपर में नहीं है तो आप गजट नोटिफिकेशन भी करा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। नाउ कमिंग टू योर इशू रिगार्डिंग DOB चेंज, सो डेट ऑफ बर्थ के जो चेंजेस होते हैं, तो हमेशा इसलिए बोला जाता है कि आप प्लीज़ जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, मेक श्योर कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज एनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन अगर कहीं भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इनएडवर्टेंटली आपने वो गलती से कोई भी ऐसी मिस्टेक कर दी है, तो आपका प्रोविज़न होता है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर, इंक्वायरी अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ रहता है, जिसमें एप्लीकेंट जिनके इस टाइप के केसेस होते हैं कि किसी को DOB चेंज कराना है या किसी, क्योंकि एप्लीकेंट इतने ज़्यादा पासपोर्ट सेवा केंद्र में मॉर्निंग में आते हैं, हर किसी को ऑन द स्पॉट ये सर्विस सेंक्शन नहीं कर सकते, तो उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करना पड़ता है। क्लेम को जेन्युइन नेट उसकी चेक करनी पड़ती है कि क्या जेन्युइन क्लेम है या कोई किसी की आइडेंटिटी को चोरी करके पासपोर्ट क्लेम करना चाहता है। तो उसके लिए फिर हमको ज़रूरत है कि डॉक्यूमेंट आपके पास हैं या नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट में वो चेंज हो सकता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिया है डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए, और वो कहता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलती से मुझसे 59 की जगह 69 हो गया है, और देखिए मेरे पास ये बर्थ सर्टिफिकेट भी है, तो इससे जेन्युइन क्लरिकल मिस्टेक, तो हम उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उसका वो तो उसके आगे के भी तो रिकॉर्ड्स होंगे, BA MA 10th पास जो भी, उसमें जो प्रोविजन जो चलते हैं वो इस टाइप से चलते हैं कि फर्स्ट प्राइमेसी आपको बर्थ सर्टिफिकेट है, फिर आपका स्कूल सर्टिफिकेट एंड सब्सिक्वेंटली देन अदर डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज देयर आर कपल ऑफ जजमेंट फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हाउ टू Change date of birth, because date of birth is again very critical component of one's identity. Correct. Now if we come to DigiLockers, what are DigiLockers, because you've introduced them? कि देखिए, जब पासपोर्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं तो पहला मेरा ये कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी इस चीज़ को मेंशन किया कि हमको एजेंट के पास जाना चाहिए, तो मेरी 2 चीज़ें हैं। एक तो प्लीज़ किसी एजेंट के पास मत जाइए, किसी को भी कोई भी दिक्कत है आप rpo.delhi@mea.gov.in पर आप email डाल सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप बोल सकते हैं कि ये मेरा एप्लीकेशन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एजेंट के पास और फेक वेबसाइट पे मत जाइए। जेन्युइन वेबसाइट केवल भारत सरकार की में एक ही है पासपोर्ट से रिलेटेड मैटर्स की, उसका नाम है passportindia.gov.in, डिजीलॉकर। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का क्या डॉक्यूमेंट है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, क्योंकि वो ECR और ECNR एक कैटेगरी होती है, उसके लिए उसकी ज़रूरत होती है, एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट हो गया, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सारे आपके थ्रू सारे व्यूअर्स को कि प्लीज़ डिजीलॉकर को यूज़ करिए। तो डिजीलॉकर है क्या कि ये गवर्नमेंट का वो प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटीज़, उनका डेटाबेस इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो बर्थ सर्टिफिकेट जिस भी इशूइंग अथॉरिटी ने आपको दिया है, तो आप डिजीलॉकर में आपने लॉगिन किया, जैसे आप पासपोर्ट के लिए लॉगिन करते हैं, आपने अपनी पर्टिकुलर्स डाली कि ये मेरा नेम है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, इस से प्लेस पर है,
तो ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर आपके डेटा को फैच करके अपने पास स्टोर कर लेगा क्लाउड में या जैसे भी। हाँ, सिमिलरली आपके आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेगा, एड्रेस प्रूफ के लिए अगर और कोई डॉक्यूमेंट है उसको कर लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो मोर देन 16 सच डॉक्यूमेंट्स आर रेडिली अवेलेबल फ्रॉम वेरियस इशूइंग अथॉरिटी। जब आप पासपोर्ट की एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें आता है एक जगह कि आपने इससे डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो अगर अपने बर्थ सर्टिफिकेट है या से CBSE इशूड 10th क्लास सर्टिफिकेट आपने यूज़ किया है तो आपने वो रेफर किया और देन यू से यू अप्रूव प्लीज फैच दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर के साथ वो लिंक्ड है पासपोर्ट की एप्लीकेशन डिजी लॉकर के साथ। इट बिकम सिंपलर। तो उससे फ़ायदा क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो गया है। तो जब जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट आएगा पासपोर्ट सेवा केंद्र में, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो जो ऑफिसर होगा हु विल बी वेरीफाइंग अदरवाइज मैनुअली योर डॉक्यूमेंट, ही विल जस्ट सी ग्रीन टिक 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 एंड योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। सो विद इन आई वुड से विद इन अ वीक और सो यू विल गेट योर पासपोर्ट। इट इज़ सो कन्वीनियंट। लेकिन जो मैनुअल सिस्टम है उसमें वेरिफिकेशन, कुछ नेम चेंज, करेक्शन, ये उससे आपका कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे हमेशा हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका डिले हो सकता है प्रोसेस। So I would request through you, all our viewers, please use DigiLocker to as much as extent as possible because it takes away all the fake document, fake website, agent. You don't require anything. आप आराम से घर पे बैठिए, फिल करिए, DigiLocker को यूज़ करिए। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट मिला जाइए PS के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी कर लीजिए अपने, वो खट 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 उसने चेक किया, आपका अप्रूव हो जाएगा। मैं एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे। ड्यूरिंग द वैक्सीन पैंडेमिक as we call it, there has been a lot of talk, there is a lot of talk across the world of having vaccines in passport. The validity of vaccines is very important because no country is allowing you to travel without these documents. तो इसके लिए इंडिया इज टेकिंग व्हाट स्टेप्स? देखिए इसमें तो सबके पासपोर्ट दोबारा बनेंगे। नहीं, देखिए वैक्सीन पासपोर्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा उसमें कहीं कन्फ्यूजन है। जब हम कहते हैं वैक्सीन पासपोर्ट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट योर रिकॉर्ड ऑफ योर वैक्सीनेशन हैज बीन लिंक्ड विद योर पासपोर्ट। या इट शुड बी। तो अभी जो हमारा जो नेशनल पोर्टल है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने बताया भी था कि काफ़ी सारी कंट्रीज, मोर देन क्लोज टू 100 सच कंट्रीज, दे आर अडॉप्टिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो कोविन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इट डज प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी टू लिंक योर पासपोर्ट डिटेल्स विद योर सर्टिफिकेट। हाउ लवली। तो आपको क्या करना है? आई डू दैट टुडे। इज द इजीएस्ट। टेक्नोलॉजी की ब्यूटी क्या है कि ये बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपके पास रोबोट बेसिकली। आपको जस्ट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक स्मार्टफोन होना चाहिए। आपको कोविन का जो वेबसाइट है वो आप लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे दिया, एक कोविन का OTP आएगा, वो आपने उसमें डाल दिया है। उसके बाद देन इट विल टेक यू टू द पेज ऑफ योर ओन वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। वहाँ आपको लिंक दैट विद दिस, वहाँ वो आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उसमें एक सेक्शन आता है री इशू। अच्छा। उसमें आप क्लिक करेंगे, उसमें वो पूछेगा आपका नाम क्या है जो आपके पासपोर्ट में, और आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। विद इन ए मिनट इट विल अप्रूव बोथ द थिंग्स। विद इन से 5 मिनट यू विल गेट योर न्यू issued certificate which will be your passport number also. You use that document to travel to any country. कि इस हादसे में जो सेकेंड वेव भारत ने देखी, इतने सारे लोग हुए जिनके लिए हम RIP लिखते लिखते थक गए। मतलब ऐसे कई बच्चे हैं जो बिल्कुल ऑर्फन हो गए हैं। उन माइनर्स को अगर कहीं जाना पड़ता है, मान लीजिए उनके कोई रिश्तेदार हैं अमेरिका में, US में, कनाडा में, ब्राज़ील में, कहीं भी, नाइजीरिया में, कहीं भी, तो वो बच्चों के लिए कुछ आप लोगों ने सोचा है कि कुछ सिंप्लीफाई करें या उनका गार्डियन आए, उनको ट्रैवल करना ज़रूरी है पर वो कोई है ही नहीं, उनका शायद कुछ बना ही नहीं हो। अगर किसी माइनर के एक पेरेंट यहाँ है और दूसरा कोविड की वजह से नहीं ट्रैवल कर पा रहा है, तो उसमें वो मदर या फादर में जो भी इंडिया में है वो आकर एक पर्टिकुलर हमारा एक अंडरटेकिंग होती है, उसको हम बोलते हैं Annexure C, विच बेसिकली मीन्स that we would like to get a passport issued to this minor whose one of the parent is not available either in that particular city or in that country or not alive or may not be alive also. So single parent भी हो सकते हैं। Secondly, the other parent might not be in the country or may not be in the city also.
सो अंडर सच सर्कमस्टांसेस एक पेरेंट भी सबमिट कर सकता है एप्लीकेशन को और वो आराम से प्रोसेस हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर दोनों ही पेरेंट्स, ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंडिया में पढ़े और वो दोनों पेरेंट किसी अपने वर्क की वजह से बाहर हैं और वो कोविड के चलते वो आ नहीं पाए, तो ऐसे केस में सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ऐसे केस में एप्लीकेंट्स दोनों एक अंडरटेकिंग जिसको हम बोलते हैं एफिडेविट, उसको बनवाकर हमारी जो भी नियर बाई एम्बेसी और मिशन पोस्ट है, वहाँ कॉन्सुलेट है, वहाँ जाकर उसको जस्ट अटैच कराकर उस डॉक्यूमेंट को हमको भेज दें। उसके केस में भी हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि इन पेरेंट्स ने अपनी कंसेंट दी है इस बच्चे के पासपोर्ट इश्यूएंस के लिए। थर्डली, वो अपने किसी लोकल गार्जियन को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि हमारे बिहाफ पर ये लोकल गार्जियन हमारे बच्चे के लिए पासपोर्ट इशू करना चाहते हैं, बट वी वांट टू एंश्योर कि बच्चे के इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट हो, एट द सेम टाइम पेरेंट्स को लीस्ट इनकन्वीनियंस हो। आपका समय पूरा इसी में लगता होगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी कंज्यूमिंग जॉब, बट अदर देन दिस एनी अदर हॉबीज, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट योर एजुकेशन? चलते चलते एक ये सवाल भी मैं पूछना चाह रही थी आपसे। देखिए, मेरी एजुकेशन काफ़ी वेरीड है। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन विलेज स्कूल से की थी, उसके बाद मुझे मौका मिला सरस्वती विद्या मंदिर जो विद्या भारती चलाती है उनमें मुझे स्कूलिंग करने का। 10th और 12th मैंने CBSE से की और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग में की है और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज में आ गया हूँ। So what a wonderful career, and on that note I'd like to thank you for joining us today. आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सभी के साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। मैं चाहूँगा कि आज के इस प्लेटफॉर्म से हमारे व्यूअर्स बेनिफिट उठाएंगे, किसी एजेंट के पास नहीं जाएंगे, डायरेक्टली वेबसाइट पर यूज़ करेंगे और कभी भी किसी को भी कोई भी समस्या है प्लीज़ ईमेल लिख सकते हैं आप, सोशल मीडिया पर हमको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई अश्योर यू द वे आई डिड माई जॉब इन ह्यूस्टन एंड इन प्रीवियसली इन मॉस्को दैट वी विल गिव यू द वर्ल्ड क्लास सर्विसेज that we can offer. Thank you so much once again. Thank you. And to all our viewers, so this was our very prestigious guest today, Shri Surinder Kumar Adhana, and he told you all about passports and what you should carry and when you should carry. इसी के साथ दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। आप देखना ना भूलें अपना फेवरेट प्रोग्राम मेहमान।